डरावनी रातें यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। भूत प्रेत पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियाँ आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हेडफोन लगा लें, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। हेलो दोस्तों, मेरा नाम राजकिशोर है और मैं पटना का रहने वाला हूँ। मुझे अपना शहर बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन यहाँ फिर भी मुझे काम मिल नहीं पा रहा है। 12वीं कक्षा तक मैं पढ़ चुका था और उसके बाद मुझे लगा ज़्यादा पढ़ने में कोई फ़ायदा नहीं है। मेरे हाथ में मोबाइल आ चुका था जो मेरे चाचा जी ने मुझे गिफ्ट किया था। उसके बाद तो मेरी ज़िंदगी ही बदल गई। मैं इंटरनेट में गड़ा ही रहता और जानकारी इकट्ठी करता ही रहता। इंटरनेट में आपको वो हर तरह की जानकारी मिल जाती है जो आप पाना चाहते हैं, और मैंने इसीलिए तरह तरह की जानकारी ढूंढी और ऐसी ऐप्स भर ली जिससे आप पैसे कमा सकते थे। मैं 6 महीने तक उन ऐप्स में काम करता रहा और मैंने 1 रुपया तक नहीं कमाया। समझ में आ गया पैसे कमाने आसान नहीं होते। मैं ठगा जा चुका था। उसके बाद सोशल मीडिया बहुत तेज़ी से फैल रहा था, तो मुझे लगा मैं भी कोई ऐसा अकाउंट बनाता हूँ, या तो यूट्यूब पर या टिकटॉक पर। इसके बाद मैं फेमस हो जाऊँगा। लोग मुझसे ऑटोग्राफ मांगेंगे, मेरे साथ तस्वीरें खिंचाना चाहेंगे और मैं बड़ी आसानी से ढेर सारे पैसे कमा पाऊँगा। मैंने शुरुआत की टिकटॉक पर वीडियो बनाने से। मैं ऐसी वीडियोस बनाता था जिसमें अच्छे से अच्छा डांस करने की कोशिश करता था, लेकिन कमेंट्स में माँ बहन की गालियाँ क्यों मिलती थी मैं समझ ही नहीं पाया। मैं बाकियों से फिर भी ठीक ठाक ही डांस करता था। कई तो बहुत घटिया डांस करते हैं, फिर भी वो बहुत ज़्यादा फॉलोअर बना लेते हैं। मैं बहुत कम फॉलोअर बना पाया था, 100 भी नहीं थे, और वो 100 भी मुझे गालियाँ देने के लिए ही आते थे। समझ नहीं पा रहा था पैसे कमाऊँ तो कमाऊँ कैसे। उसके बाद कई टिकटॉकर ऐसे थे जिनके पास ढेर सारे पैसे आ गए थे और उनके पैसों से मैंने जलना शुरू कर दिया। मेरे शरीर से गर्मी निकला करती थी। ठंड के मौसम में भी मैं बनियान डालकर घूम सकता था। जलन इतनी ज़्यादा होती थी, मैं क्या करता। फिर मैं जानने में लग गया, जो चल पा रहे हैं वो कैसे चल रहे हैं, आखिर वो कर क्या रहे हैं। ज़्यादातर वीडियोस देखी जिसमें सब डांस करके बहुत ज़्यादा फेमस हो गए थे। मैंने ध्यान दिया वो क्या चीज़ कर रहे हैं। उनके कपड़े पहनने का तरीका अलग है, उनके बाल अलग हैं। भले ही चेहरे मुझसे भी गंदे हैं, लेकिन फिर भी वो चल रहे हैं, तो मैं भी चल सकता हूँ। उस दिन मैंने घर में रखे उस आटे के थैले को फाड़ डाला था। 2 छेद किए थे, उसमें सर और बाजू निकालकर मैं भी सफ़ेद रंग का होकर नाचा था। भले ही मेरे कपड़े ज़्यादा अच्छे नहीं थे, बाल अभी तक मैं बना नहीं पाया था। पिछले 3 महीनों से मैंने बाल नहीं कटवाए थे, तो बड़े लंबे हो गए थे। डांस मुझे इतना अच्छा नहीं आता था, लेकिन उस दिन जैसे भगवान की कृपा हुई थी मुझ पर, मेरी बाजू भी अच्छे से चली, मेरी टांगें भी अच्छे से चली। मैं जब उस वीडियो को देख रहा था, मुझे वो डांस ज़्यादा अच्छा नहीं लगा था, लेकिन लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। ज़्यादा से ज़्यादा फॉलोअर मेरी आईडी पर आते गए, लेकिन वो इकलौती वीडियो थी जो इतनी ज़्यादा चली। भले ही उसमें भी ज़्यादातर गालियाँ थीं, लेकिन कुछ पैसे तो मिल पाए थे। उसके बाद की वीडियो में मैं डांस करने की कोशिश करता रहा, कभी लंगोट पहनकर तो कभी कच्छा पहनकर। हर तरह की चीज़ें पहन पहन कर नाचा, लेकिन वीडियो चल ही नहीं पा रही थी। मैंने सोचा अब मैं क्या करूं, कैसे फेमस हो जाऊं। तब मैंने एक वीडियो देखी। एक ऐसा ही यूट्यूबर गरीबों के पास जाकर उन्हें पैसे दे रहा था और लोग उसे बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे थे। उसके कमेंट सेक्शन में एक भी गाली नहीं थी। मुझे लगा मुझे भी कुछ ऐसा करना चाहिए, गरीबों की मदद करनी चाहिए, मुझे दुआ मिलेगी, इसी के साथ ढेर सारे पैसे भी मिलेंगे, मेरे लिए ये अच्छा है। फिर मैंने अपना पर्स खोला और पर्स में 10 रुपए थे। मैं सोचने लगा, क्या इससे भी मैं गरीबों की मदद कर सकता हूँ। अगर मैं किसी एक को 10 रुपए दूंगा तो फ़ायदा नहीं हो सकता उसका।
अगर मैं एक एक रुपए 10 लोगों को दूंगा तो शायद इससे ज़्यादा वीडियोस बन पाए। मैंने अब शुरुआत कर दी थी। मैं एक ऐसी जगह पर गया जहां गरीब बच्चे बिना जूते पहने घूमा करते थे, लोगों से पैसे मांगा करते थे। बेचारों के पास खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। एक ऐसे ही गरीब बच्चे को पकड़ा जिसने बड़ा सा थैला पकड़ रखा था। लिफाफे बोतलें उठा उठा कर वो उसमें डाल रहा था और मैंने एक तरफ कैमरा रखा और उस बच्चे को बुलाकर कहा, मैं तेरी मदद करना चाहता हूँ, मुझसे गरीबी देखी नहीं जाती, ये ले पैसे, ऐश कर ऐश। उसके हाथ में 1 रुपया थमा दिया था और उसने भी जल्दी से वो 1 रुपया जेब में डाला और भूतनी के कहकर वहां से भाग गया। मुझे लगा बाकी वाली वीडियो तो अच्छी बनेगी। मैंने एक और बच्चे को ढूंढा, वो भी इसी तरह से थैले में कुछ बोतलें उठाए हुए रोता हुआ निकल रहा था और मेरे कपड़ों को देखकर कहने लगा, भैया कुछ पैसे दे दो, सुबह से कुछ नहीं खाया है। मुझे लगा उसकी मदद करनी चाहिए। 1 रुपया मैंने उसके हाथ में थमा दिया और उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। गुस्से में वो कहने लगा, भैया इतनी बड़ी अमाउंट एक साथ दे रहे हो, लो वापस ले लो, मैं इतने ज़्यादा पैसे संभाल नहीं पाऊंगा। उसने अपनी जेब से जब वो बड़े बड़े नोट निकाले, उसके पास 10-10 रुपए के इतने ज़्यादा नोट थे, कम से कम 3-4 हज़ार रुपए उसकी जेब में थे। उसमें से 25 पैसे उसने मुझे वापस कर दिए और कहा, भैया चलेंगे नहीं, लेकिन आपकी अमाउंट बहुत ज़्यादा थी, कहीं मैं ज़्यादा अमीर ना हो जाऊं। ये कहा था उसने। मैं समझ नहीं पाया मैंने उसकी मदद की या वो गुस्से में मदद करवाना नहीं चाहता था, लेकिन जाते वक्त उसने भी कुछ वैसा ही कहा था, भाग जा भूतनी के। फिर मुझे लगा गरीबों की मदद करने में कुछ नहीं रखा। हम अगर गरीब की मदद करेंगे वो बस गालियां ही निकालेंगे। शायद मुझे किसी ऐसे की मदद करनी चाहिए जो पूरी तरह से गरीब ना हो, जिसे पैसे की कीमत पता हो। 1 रुपये ज़्यादा कम नहीं होते। 1 रुपये में हम टॉफ़ी ले सकते हैं। 1 रुपये से हम और भी कई सारी चीज़ें ले सकते हैं। भले ही वो छोटी मिलती हैं, लेकिन चलो मिलती तो है ना। वीडियो बनाने के चक्कर में पूरा दिन निकल गया था। गरीब लोग मिल ही नहीं रहे थे। ज़्यादातर लोग ऐसे थे जो मुझसे अमीर थे, यानी मैं ही सबसे ज़्यादा गरीब था और मैं पैसे मांगना नहीं चाहता था। पैसे मांगूंगा ऐसी वीडियो थोड़ी ना बना सकता हूँ। देने की पैसे देने की वीडियो बनानी है। कौन सा गरीब ढूंढूं, कौन सा गरीब ढूंढूं। जब लगभग 7 बजे का समय हो गया था, मैं शहर के बाहर था। वहाँ ज़्यादातर बस्तियाँ थीं, लेकिन वो लोग भी बस्तियाँ छोड़कर जा चुके थे। जब आपकी किस्मत बहुत ज़्यादा खराब हो तो हर चीज़ गलत ही होती है। वहाँ पर पीछे एक बूढ़ा आदमी मिला था। पीपल के पेड़ के नीचे बेचारा कांप रहा था। भले ही गर्मी थी, लेकिन उसे जैसे अब भी ठंड लग रही थी। मैंने एक तरफ कैमरा रखा और कहा, जल्दी से इसकी मदद करता हूँ और निकलता हूँ। मेरे पास बस 2 रुपए ही बचे थे। मैंने सोचा इसको डबल मनी दूंगा, ये पूरी तरह से ऐश कर पाएगा। मैं उस बूढ़े आदमी के पास गया और उसे कहने लगा, देखो भाई साहब, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, किस तरह से आपकी मदद करूँ। उसने कहा, बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं, अगर कुछ खाने को दे दोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैंने कहा, मैं खाने के लिए तो नहीं ला पाऊंगा, लेकिन आपको पैसे दे सकता हूँ, उससे आप खाना खा सकते हैं। उसने हाथ आगे बढ़ाया और मैंने 2 रुपए उसके हाथ पर रख दिए। काफ़ी समय तक वो देखता जा रहा था। उसके बाद वो कहने लगा, इससे मेरा कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, लेकिन तुम्हारी नीयत अच्छी है। नीयत ज़्यादा ज़रूरी होती है। पैसे की कीमत कम हो या ज़्यादा हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं जानता हूँ जो तुमने दिया है, तुम्हारे लिए इसकी कीमत बड़ी है, बाकियों के लिए इसकी कीमत छोटी है, इसीलिए वो तुम्हें कुछ समझ नहीं रहे। मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ। मैंने कहा, बस मेरी मदद हो गई, मुझे खुशी मिली कि आपको अच्छा लगा, वरना 1-2 रुपए की कीमत कोई समझता ही नहीं। अब वो बूढ़ा सीधा होकर बैठ गया था। वो अपने पास उस फटे हुए झोले में हाथ डालकर कुछ ढूंढने लगा। मैं उसको कह रहा था, अरे नहीं, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। उसने उस झोले से एक प्लास्टिक का तोता निकाला। एक पुराना घटिया सा खिलौना लग रहा था, लेकिन एक गरीब के लिए उसकी कीमत भी काफ़ी ज़्यादा होती है। वो मुझे कहने लगा था, ये एक भविष्य बताने वाला तोता है, ये मैं तुम्हें दे सकता हूँ। मैं भी मुस्कुराया। भले ही उस तोते की कीमत नहीं थी और मैं जानता हूँ ये तोता भविष्य नहीं बता सकता, नकली प्लास्टिक का तोता।
शायद उसके लिए ये काफ़ी मायने रखता हो। तो इसकी इज्जत रखने के लिए मैंने भी हाथ आगे बढ़ा दिया। उसने वो तोता मेरे हाथ में रखा और कहा, जब भी भविष्य जानना हो इसे अंधेरे में ले जाना और रात के वक्त इससे सवाल पूछना, ये तुम्हें जवाब देगा। लेकिन एक बार एक सवाल का जवाब देगा, फिर अगला सवाल अगले दिन ही पूछ सकते हो। ये तुम्हें भविष्य बताएगा। ध्यान रखना, इसका इस्तेमाल सही तरीके से करना। भविष्य पता हो तो हम जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं। मैं भी हंस पड़ा। मैं उस तोते को जेब में नहीं डालना चाहता था, क्योंकि एक तरफ उसके जैसे कुछ काला काला सा लगा हुआ था। हाथ में पकड़े हुए ही मैं वहां से निकला था। मैंने अब वीडियो चेक की। शुरुआती वीडियो काफ़ी अच्छी थी। उसके बाद वाली वीडियो मुझे काटनी थी, क्योंकि अगर मैं ऐसी वीडियो डालूंगा टिकटॉक पर, मुझे लगा सबको लगेगा वो भिखारी मुझे कुछ दे रहा है, वो मुझे भिखारियों का भिखारी समझेंगे। अब मैं घर आ गया था। उसके बाद मैंने वो तोता अपने कमरे में ही एक जगह पर नीचे ज़मीन पर रखा हुआ था। मैं अब मोबाइल के ऊपर एडिटिंग करने लगा था। वीडियो को एडिट करता जा रहा था और धीरे धीरे मैंने सभी की सभी वीडियो एडिट कर डाली थी। अब उनमें से कोई एक ही डालना चाहता था। मैं सोच रहा था कितना ज़्यादा फेमस हो जाऊंगा। लोग गालियां नहीं देंगे, बल्कि ये कहेंगे कितना बड़ा दयालु है, कितने दया करता है, कितना दान करता है। मन में खुशी जैसे बहुत ज़्यादा समाई हुई थी। अचानक जैसे तोते की आवाज़ आई। मैं जब लाइट बंद कर चुका था, ये आवाज़ मेरे कानों में पड़ी और मैं हैरान होकर उठा। मैंने लाइट जलाई। मैं इधर उधर देखने लगा, आखिर ये तोते की आवाज़ कहाँ से आ गई? क्या बाहर कोई तार पर तोता बैठा है जो अंदर की तरफ इस तरह से चिंगाड़े जा रहा है? फिर मैंने लाइट बंद की। तोते की हल्की हल्की आवाज़ आने लगी। मैंने अब लाइट चलाना सही नहीं समझा। कमरे में वो छोटा सा बल्ब ज़रूर चल रहा था, इससे पूरी तरह से अंधेरा नहीं था, लेकिन मैं तोते की आवाज़ को जानना चाहता था। मैं कान उस तरफ ले जाता गया जहाँ से तोते की आवाज़ आ रही हो। ये आवाज़ खिड़की से नहीं आ रही थी, ये आवाज़ ज़मीन से आ रही थी। मैं कान उस तरफ ले जाता गया और मैं वहाँ पहुँच गया जहाँ पर वो तोता रखा था। वो प्लास्टिक का गंदा तोता, और उससे जैसे इस तरह तोते वाली आवाज़ आ रही थी। मुझे लगा उसमें बैटरीज डली होंगी, ये चलने वाला तोता होगा। मैंने उसके बाद लाइट जलाई और अच्छे से चेक किया। साधारण गंदा तोता था, इससे आवाज़ आ ही नहीं सकती, बैटरी वाली कोई जगह ही नहीं थी। फिर मैंने लाइट बंद की और याद करने लगा उस बूढ़े आदमी ने क्या कहा था, भविष्य बताने वाला तोता। मैं हंस पड़ा। भविष्य बताएगा ये सड़ा गला सा तोता। लेकिन अंधेरे में उस तोते ने बोला, मैं भविष्य बताऊंगा मालिक, अब मैं तुम्हारा गुलाम हूँ, आपको भविष्य बताऊंगा। बताइए क्या जानना चाहते हैं, बताइए क्या जानना चाहते हैं। मैंने कहा, हो तोते बता मुझे, क्या मैं 1 साल में अमीर होने वाला हूँ? मैं हैरान था, आखिर वो तोता बोल कैसे रहा है? क्या सच में इसमें कोई शक्ति तो नहीं, कोई जिन्न की शक्ति? मैं भविष्य जान पाऊंगा? मैंने उससे पूछा, क्या 1 साल में मैं अमीर होने वाला हूँ? और उस तोते ने कहा, मेरी लिमिट सिर्फ 1 दिन की है, मैं 1 दिन आगे का बता सकता हूँ। मैंने कहा, आगे का? बता कल का ही बता दे कुछ। उसने कहा, कल सुबह सुबह आपको थप्पड़ों और लप्पड़ों की बारिश सहनी पड़ेगी। बस इतना बोला उसने। मैं सवाल करता रहा, अबे पागल है, कौन से थप्पड़, कौन से लप्पड़, अबे बोल। उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैं पूछता रहा। वो प्लास्टिक के तोते को तोड़ने का मन कर रहा था। आखिर ये आवाज़ कहाँ से आई? कहीं आसपास से तो नहीं आई। मेरा दोस्त पड़ोस में रहता है, कई बार खिड़की से शरारत करता रहता है। कहीं ऐसा तो नहीं वो मुझे बेवकूफ़ बना रहा था? मैं सोच रहा हूँ तोते ने बोला, असल में खिड़की में उसने बोला हो। भाई कल बहुत बेइज्जत करेगा वो। क्या सच में वो तो नहीं? मैंने आवाज़ लगाई, अर्जुन, अबे तू बेवकूफ़ बना रहा था। वहाँ से कोई आवाज़ नहीं आई। इसके बाद मुझे लगा सो जाना ही ठीक रहेगा। तोते को रखा नीचे, मैं बेड पर सो गया। अगली सुबह मैं खुद उठा नहीं था, उठाया गया था। माँ ने मुझे उठाया था थप्पड़ों से। पहले गाल पर जो थप्पड़ पड़ा था उसने तो जैसे मुझे होश में लाया, गाल पर दर्द हो रहा था। दूसरा थप्पड़ माँ ने जैसे मेरे माथे पर मारा था, वो ऐसे महसूस हुआ जैसे कोई भयानक मुक्का मेरे सर पर किसी ने मार दिया हो।
मैं 5-6 थप्पड़ खाने के बाद उठा और कहने लगा, माँ क्या कर रही हो? ऐसे कौन उठाता है थप्पड़ मार मार के? माँ कह रही थी, ए तूने क्या किया? तुझे पता भी है कहाँ घूमता रहता है? ये चादर गंदी करके रख दी तूने। नीचे देख, नीचे देख, वो दीवार पर भी तूने उंगलियों के निशान लगाए हुए हैं। चादर पर काले काले निशान थे, दीवार पर भी काले काले निशान थे। तब मुझे लगा वो गंदा तोता, उस पर कालिख लगी थी और रात के वक्त तो मैं आया, मैंने ध्यान दिया ही नहीं। सफ़ेद चादर पर इतने सारे निशान, दीवार पर इतने सारे निशान, जहाँ जहाँ मैंने हाथ लगाया था निशान ही निशान, और माँ लपड़ मारे जा रही थी। जब बारी आई मेरे पिता की, वो साधारण थप्पड़ नहीं मारते, वो एक ज़ोर से मारते हैं और घुमा कर पीछे से। उसके बाद थोड़ा सा टाइम आउट लेते हैं 3-4 सेकंड का और एक और थप्पड़ मारते हैं। इस तरह से 2 मिनट तक थप्पड़ मारे थे मेरे पिता ने, और इतनी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ ऐसे आ रही थी जैसे बर्तन टूट रहे हों, और माँ भी बीच बीच में वो पतले से हाथों से थप्पड़ लगाती जाती। दोनों ने मिलकर पीटा था मुझे, बहुत ज़्यादा पीटा था। उसके बाद मुझे पिता कहे जा रहे थे, तू सारा दिन मोबाइल चलाता रहता है, छपरियों जैसा बन गया है, वैसी हरकतें करता रहता है। मुझे बहुत ज़्यादा बदनाम किया मेरे पिता ने, बहुत कुछ बोला, दुख बहुत ज़्यादा हुआ था, लेकिन क्या करता, कुछ कह थोड़े ना सकता था। मुझे और ज़्यादा थोड़े ना पिटना था। चुपचाप मैं वो थप्पड़ लप्पड़ खाता ही रहा। फिर 10 बजे नाश्ते का समय था और मैं 1 घंटे में अपनी पिटाई बहुत जल्दी भूल जाता हूँ। नाश्ते पर बैठा जब मैं वो पराठे खा रहा था, तभी दिमाग में उस तोते की बात याद आ गई। कल रात को तो ऐसा लग रहा था जैसे कुछ नहीं होगा, वो बात झूठी है, लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि वो बात तो पूरी तरह से सच साबित हो गई। अर्जुन तो इस तरह के तुक्के मारता ही नहीं, कहीं सच में वो बोलने वाला तोता तो नहीं जो भविष्य बताता है। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। वो पराठा पूरा खाया भी नहीं गया था, आधा ही मुंह में लपेटकर मैं अपने कमरे की तरफ भागा। कर दिया मैंने अंधेरा और उसके बाद उस तोते से पूछने लगा, बता मेरा भविष्य, शाम को क्या होने वाला है, बता बता। उसने कुछ नहीं बताया। फिर मुझे याद आया उस बूढ़े की बात, रात को अंधेरे में तोता भविष्य बताता है, यानी मुझे पूरा दिन इंतज़ार करना होगा। दिन के वक्त में क्या करूँगा? कल वो एडिटिंग की थी ना वीडियो की, वो वीडियो डाल देता हूँ। वो वीडियो डालूंगा तो बहुत अच्छा रहेगा। कुछ घंटे मैंने एडिटिंग की, वो वीडियो डाल दी। उसके बाद अब समय बीत नहीं रहा था, तो मुझे लगा बाहर घूम कर आता हूँ। जैसे ही मैं वो पब्लिक पार्क में पहुँचा, वहाँ मैंने देखा जैसे 10-12 लड़के मेरी तरह ही वहाँ खड़े किसी का इंतज़ार कर रहे थे। ये सभी तो वो टिकटॉक क्रिएटर थे। इन्होंने भी कई बार टिकटॉक बनाई थी। कुछ थोड़े बहुत फेमस थे, कुछ अभी अभी नए लगे थे और वो किसी का इंतज़ार कर रहे थे। मैंने जब उनसे सुना यहाँ कौन आने वाला है, मेरी जैसे अंदर से आग निकलना शुरू हो गई थी। मेरा फेवरेट क्रिएटर जो हमारे शहर का नाम कई बार रोशन कर चुका है, वो बड़ा टिकटॉक स्टार बन चुका है, जिसने टिकटॉक की कमाई से महंगे वाला मोटरसाइकिल लिया है। यहाँ पर वो पब्लिक मीटअप करने के लिए आया है और अभी वॉशरूम गया है। बस वहाँ से निकलेगा, सभी उससे फ़ोटो करवाने के लिए कहने लगेंगे। मैं लाइन में आगे लगता हूँ, क्या मैं उसके साथ फ़ोटो करवा पाऊँगा? वो उस वॉशरूम से बाहर आ गया था। उसका नाम था रोशन कीड़ा, क्योंकि वो कीड़े की तरह नाचता था। भले ही उसकी टांगें 2 थी, लेकिन इतनी तेज़ चलाता है, ऐसा लगता है जैसे कोई कीड़ा नाच रहा है, कई टांगों वाला। उसके बाल सबसे अलग हैं, ऊपर केसरी रंग, बीच में काला रंग और सबसे नीचे उसने सतरंगी रंग के बाल करवाए हुए हैं। हर कोई चाहता है इस तरह महंगे बाल करवाए, और मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं। सभी उसे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और सब ने एक एक करके उसके साथ तस्वीर खिंचाई। अब मेरी बारी थी। कब से मैं उससे मिलना चाहता था। मैंने भी उसके साथ तस्वीर खिंचाई, उसके पाँव को हाथ लगाया और कहा, आशीर्वाद दीजिए, मैं आपकी तरह बनना चाहता हूँ। उसने आशीर्वाद भी दिया। इसके बाद हम इकट्ठे होकर वहाँ बहुत ज़्यादा मस्ती करने लगे। वो मिट्टी में लौटने लगता है, लेकिन उससे बदबू आ रही थी। ऐसा नहीं हो सकता, इतना अमीर टिकटॉकर है, उससे बदबू नहीं आनी चाहिए। लेकिन
वहाँ एक और लड़का ये कह रहा था, ये बदबू नहीं है, इसने महंगे वाला परफ्यूम लगाया है। हमें समझ ही नहीं है अच्छे वाले परफ्यूम की खुशबू कैसी होती है, हमें वो बदबू लगती है। 1 घंटे वो वहाँ पर कीड़े की तरह नाच रहा था, जिसके लिए वो फेमस है। फिर वहाँ पर हम बैठ गए। उसके बाद बातें चलने लगी और किसी फेमस इंसान से मिलकर बात करनी चाहिए, आप कम बोलें उसकी ज़्यादा सुने। सब ऐसा ही कर रहे थे। उससे हम सवाल पूछते, उससे जवाब जानने की कोशिश करते। हम उसे पूछ रहे थे क्या ये परफ्यूम महंगे वाला है? उसने कहा नहीं, आज तो मैंने परफ्यूम लगाया ही नहीं। सब चुप हो गए। सबको लग रहा था अच्छे वाला परफ्यूम होगा, काफ़ी दिनों से कपड़ों से इस तरह से खुशबू आ रही होगी जो हमें बदबू लग रही है। इसके बाद मैंने उससे सवाल पूछा था कि हमें बॉडी बनाने के लिए क्या करना चाहिए। मैं भी काफ़ी पतला हूँ और मैं भी चाहता हूँ मेरी बॉडी बन जाए। उसने कहा नहाना बंद करना होगा। दुनिया ने हमारे दिमाग में बहुत गलत चीज़ें डाल रखी हैं कि बॉडी बनाने के लिए एक्सरसाइज करनी पड़ती है, जिम जाना पड़ता है। बिल्कुल नहीं, नहाना बंद कर दो, उसके बाद बॉडी बनती चली जाएगी। शरीर में कोई मैल नहीं आती, हमारा मांस धीरे धीरे उतरता है। अगर हम नहाए ना तो हमारा मांस फूलता चला जाएगा, बॉडी बनती चली जाएगी। मैं 2 महीने से नहीं नहाया, देखो थोड़ी बॉडी बनने लगी है ना। ये सुनने के बाद सबकी आंखें खुल गई थी। हमें एक बड़ा राज पता लगा था, जो वो करता है हम बिल्कुल वैसा ही करेंगे। और मुझे पता लग गया अब मेरी भी बॉडी जल्द ही बन जाएगी। आज से नहाना बंद। इस तरह मैंने वहाँ पूरा दिन गुजार दिया था। जैसे ही मैं शाम के वक्त घर पहुंचा, मोबाइल चेक कर ही नहीं पाया था। मैंने मोबाइल में चेक किया, मैंने जो टिकटॉक की वीडियो बनाई थी वो फेमस हो चुकी थी। जैसे कुछ ही घंटों में लाखों व्यूज़ आ गए थे और मुझे लगा बस यही था मेरा लकी चार्म। वहाँ रोशन कीड़ा से मिलने के बाद मेरी ज़िंदगी बदल गई भाई, ज़िंदगी बदल गई। अब मुझे नींद ही नहीं आ रही थी, मैं क्या करूँ। मैं बेड पर लेटा हुआ सोच रहा था कल मेरी दुनिया बदलने वाली है। अचानक दिमाग में ख्याल आया, तोते से भविष्य जानूं या ना, क्या ये सच है या नहीं। मैंने खिड़की बंद कर दी ताकि कोई पड़ोसी आवाज़ ना करे। अब सीधा उससे सुनने की कोशिश करूंगा। उस तोते को पहले कपड़े से अच्छे से साफ किया ताकि उस पर लगी हुई वो कालिख, वो गंदगी अब किसी और कपड़े पर ना लगे। ऐसा ना हो कल सुबह फिर से थप्पड़ों और लपड़ों की बारिश हो। उस तोते को साफ किया, फिर टेबल के सामने रखा, अंधेरा किया और मैंने उससे सवाल पूछा, बता तोते कल मेरी ज़िंदगी में क्या होगा, बता तोते। उसके बाद वो तोता बोला, तुम्हारी वीडियो फेमस हो जाएगी और कल तुम्हारे पिता सुबह करेंगे एक धमाका जब उन्हें ये वीडियो देखने को मिलेगी। ये सुनते ही मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। कल का दिन बहुत अच्छा गुजरने वाला है। मेरे पिता भी इस वीडियो को देख लेंगे और उनकी आंखों से आंसू रुक नहीं पाएंगे। वो मुझ पर गर्व करेंगे। हमेशा वो मुझे कहते रहते मैं छपरी बनने लगा हूँ, छपरी बनने लगा हूँ। कल उन्हें पता लगेगा जिसे वो छपरी समझते हैं वो आजकल का फैशन है और मैं उस फैशन को फॉलो करना शुरू कर चुका हूँ, पैसे कमाना भी शुरू कर चुका हूँ। अगली सुबह जब मैं उठा था, बाहर से आवाज़ें आ रही थी। ये मेरे पिता की आवाज़ थी। ऊंची आवाज़ में कुछ बोल रहे थे। मेरी माँ से कहे जा रहे थे, कहाँ है, कहाँ है, उठाओ उसे, उठाओ, देखो उसकी वीडियो, देखो उसकी वीडियो। मुझे लगा मेरे पापा ने मेरी वीडियो देख ली, बहुत खुश है, मुझे गले से लगा लेंगे। मैं जल्दी से उठा, अपने पिता की तरफ भागा। जैसे ही मैं उनके करीब पहुंचने वाला था, मुक्का मारा उन्होंने मेरे सर पर और मुझे ज़मीन पर गिरा दिया। मैं नीचे गिरा हुआ अपने पिता से पूछ रहा था, क्या हुआ, क्या हुआ, लेकिन मेरे पिता ने कुछ नहीं बताया, बस मुक्कों की बारिश करते रहे। हमेशा वो झांपड़ मारते हैं, लपड़ मारते हैं, मुक्के कभी नहीं मारते। मेरे पिता बहुत ज़्यादा गुस्से में थे, मुझे ऐसे पीट रहे थे जैसे मैं जेल में कोई कैदी हूँ। पिटा पिटाया मैं वहाँ पर लेटा हुआ था। मेरे पिता तो मेरे कपड़े फाड़ने पर आ गए थे, मेरी जेब में हाथ डालते और कहते, निकाल, कहाँ रखा है तूने, निकाल। मैं उनको कहता जा रहा था, पिताजी क्या निकालूं, क्या निकालूं, मैं तो आपकी तरह गरीब हूँ, कुछ नहीं है मेरे पास। इसके बाद मेरे पिता मेरे सर पर मुक्के मारने लगते। थोड़ी देर बाद फिर से मेरी जेब को फाड़ कर कहते, कहाँ रखा है बता, तूने अपने उस ट्रंक में रखा है, अपने कपड़ों के बीच रखा है, दे मुझे, दे, कहाँ रखे हैं
तूने कहाँ रखे हैं? ये कह कह कर मुझे इतना पीटा, अब मुझसे उठा नहीं जा रहा था। इसके बाद मैं रोने लगा। माँ, मेरे पिता पीटे जा रहे हैं, रोको। माँ कहने लगी, कल मुँह है तेरा, पिटना ज़रूरी है। मैंने कहा, एक रील ही तो डाली है। क्या कर दिया मैंने? एक रील ही तो डाली है, इससे ज़्यादा मैं क्या कर सकता था? लेकिन जब मेरे पिता मुझे कुर्सी पर बिठाकर कहने लगे, कहाँ रखे हैं तूने ड्रग्स, बता कहाँ रखे हैं तूने ड्रग्स। मुझे भरोसा नहीं था तू ड्रग्स करेगा, लेकिन तेरी तो वीडियो वायरल हो गई। ड्रग्स लेता है तू, ड्रग्स साले, ये ले। पटैक पटैक की आवाज़ें आए जा रही थी। मेरे पिता ने बहुत पीटा। फिर जाकर मेरे पिता ने मुझे वो वीडियो दिखाई। ये वीडियो मेरी आईडी से नहीं पोस्ट की गई थी, ये किसी और ने पोस्ट की थी। वीडियो वही थी जहां मैं उस आदमी को 1 रुपया 2 रुपये देता हूं और वो निकाल कर मुझे वो तोता देता है। वीडियो वैसी ही थी, लेकिन ऊपर कैप्शन में लिखा हुआ था, देखो पटना में कैसे नशे बिक रहे हैं, जवान लड़के नशे खरीद खरीद कर सड़कों पर गिरे रहते हैं। किसी ने पीछे कमेंट्री भी की थी और वो अंधेरे में बनी हुई वीडियो थी। साफ नज़र नहीं आ रहा था कि मैंने उसे सिर्फ 2 रुपये दिए। दिखने में ऐसा लग रहा था मैंने उसे कुछ दिया, और उस बूढ़े ने झोले से निकाल कर मुझे क्या दिया वो भी दिख नहीं रहा था। लेकिन मैं उसके बाद नज़रें चुरा कर भागा था, क्योंकि मैं अंधेरे में पकड़ा जाना नहीं चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि मैं किसी ऐसे गरीब से कोई चीज़ ले रहा हूँ कोई देखे। लेकिन उस वीडियो में जो कमेंट्री की गई थी कि मैं नशे खरीद रहा हूँ, मेरे पिता को उसका गुस्सा था। मैंने अपने पिता को समझाया, मैं नशे नहीं करता पिताजी, ये देखो वीडियो। मैंने बाकी वाली वीडियो भी दिखाई अपनी आईडी की। तब मेरे पिता को समझ में आया। मुझे वो गले से लगाकर कहने लगे, मेरे बेटे मुझे तुझ पर भरोसा था, बस मैं बहक गया था, थोड़ा ही पीटा है तुझे। मैंने कहा, थोड़ा पीटा है, नीले नीले निशान हर जगह पर तो बनाकर रख दिए है, बचा कहाँ पर हूँ मैं। फिर मेरे पिता ने मुझे पहली बार 10 रुपये दिए थे। इससे पहले इतनी बड़ी रकम मैंने कभी नहीं देखी थी जो मेरे पिता ने मुझे दी हो। हमेशा 1-1, 2-2 रुपये जोड़कर ही मैं काम चलाया करता था। मेरे चाचा थे जो मुझे 100 रुपये देकर जाया करते थे। मेरे पिता तो कंजूस थे। पहली बार 10 रुपये दिए क्योंकि उन्होंने मुझे इतना ज़्यादा पीट डाला था। मैं कमरे में रोता रहा। फिर याद आई भविष्यवाणी। कहा था इस तोते ने, कल मेरी वीडियो मेरे पिता देखेंगे और बड़ा धमाका होगा। पूरा दिन शरीर में दर्द होता रहा। माँ हल्दी वाला दूध पिलाती रही, मरहम लगाती रही। शाम तक कुछ सही महसूस करने लगा था। शाम के वक्त दोस्तों से मिलने के लिए गया। उन्हें कह रहा था मैं काफ़ी ज़्यादा बीमार हूँ, मुझे हाथ मत लगाओ। क्या कहता उन्हें, दर्द हो रहा है, जगह जगह नीले नीले निशान पड़े हुए हैं। मैंने ऐसा नहीं बताया, लेकिन मेरे दोस्त खास चीज़ पर डिस्कशन कर रहे थे, काम ढूंढने के लिए। वो सब काम ढूंढना चाहते थे, कोई ऐसा काम मिल जाए जिसमें कुछ पैसे ही बन पाए। पूरा दिन ना सही, हम पार्ट टाइम कर लेंगे। अब हमने प्लान बनाया था कि हम कल शहर जाएंगे, वहाँ कुछ दुकानों में पूछेंगे, 2-3 घंटे का कोई भी काम मिल जाए। कपड़े की दुकान में काम मिल जाए, किसी होटल में काम मिल जाए। ज़्यादा मेहनत हम नहीं करने वाले, ये उम्र है मेहनत करने की, बस कुछ पैसे बन जाएं। प्लान पूरा था, मैंने भी तैयारी कर ली कि कहीं भी काम मिल जाए, 2-3 हज़ार रुपये ही मिल जाए, हमारे लिए काफ़ी होंगे। धीरे धीरे आगे बढ़ तो पाएंगे। रात को जब मैं अपने कमरे में था, वो तोता मेरे सामने चमक रहा था। मुझे लगा अंधेरा करके पूछूं या ना पूछूं। 2 बार उसने कुछ ऐसा बताया है जो असल में उसका किया कराया है ही नहीं। इसमें मेरी ही गलती थी। बस तोता भविष्य बताता है, बिल्कुल सही, तो कल का भविष्य भी जान लेता हूँ। अगर मुझे उसमें कुछ गड़बड़ लगी ना, मैं बदलने की कोशिश करूँगा। मैंने कोई वीडियो तो अब अपलोड की नहीं है, कुछ ऐसा तो मैंने किया नहीं है जिससे कल मुझे थप्पड़ लप्पड़ या मुक्के मिले। अंधेरा किया मैंने, उस तोते से कांपती हुई आवाज़ में पूछा, ए तोते, बता कल क्या होगा, कुछ अच्छा ही बताना। तोते ने तब बताना शुरू किया, कल तुम्हें मर्सिडीज गाड़ी में ऊपर बैठने का मौका मिलेगा। बस इतना बताया उसने और मुझे लगा बात बन गई। कल मुझे कोई ऐसी नौकरी मिलेगी जिसमें मुझे मर्सिडीज चलाने का मौका मिलेगा।
भाई इससे अच्छी नौकरी मिल ही नहीं सकती। ढेर सारी तस्वीरें खिंचाऊंगा मैं मर्सिडीज़ के ऊपर बैठ बैठ कर। मैं खुशी बयां नहीं कर पा रहा था। इससे पहले मैं कई बार महंगी गाड़ी के साथ फ़ोटो खींचने की कोशिश तो करता था, लेकिन जिनके पास महंगी गाड़ी होती है ना, वो हम जैसों को पास भी नहीं आने देते। कल तो उसके ऊपर बैठने का मौका भी मिलेगा, यकीनन मुझे ये मौका पक्का मिलेगा। फिर मैं उस तोते से पूछना चाहता था मुझे क्या करना होगा, कहीं मैं गलती ना कर दूं, कहीं मैं गलती ना कर दूं। उससे पूछता जा रहा था। उसने कोई जवाब नहीं दिया। मुझे लगा पूछ कर तो मैं रहूँगा। 12 बजे तक उस तोते की पेट में उंगली दे डाली मैंने, और अंत में वो बोल पड़ा, भूतनी के कितना परेशान करके रखा है, बताता हूँ। कल 2 बजे तुझे वो शहर की सड़क के किनारे पर खड़े रहना है। उसके बाद देखना तुझे दाईं तरफ है, बाईं तरफ से गाड़ी आएगी, उस तरफ नहीं देखना है। अगर तूने देखा तो भविष्य बदल जाएगा। तुझे बस उस तरफ ही देखते रहना है, पीछे से गाड़ी आएगी और तेरी दुनिया बदल जाएगी। मैं खुश हो गया था। उसके बाद अगले दिन की तैयारी करने लगा। सबसे अच्छे वाले कपड़े पहने थे मैंने, जो अभी अभी नए खरीदे थे। उसे पहनकर अपने दोस्तों से दूर, ताकि उनमें से कोई भी उस मर्सिडीज़ की गाड़ी में बैठ ना पाए। अगर वो बैठे तो भाई मेरी कोई इज्जत नहीं बनेगी। वो कब से ऐसी तस्वीर खिंचाना चाहते हैं और मुझे लगता है मुझे तो नौकरी मिलने वाली है। यकीनन कोई ना कोई इन कपड़ों में मुझे देखेगा, पास में गाड़ी रोक कर कहेगा, क्या तू ड्राइवर बनना चाहेगा, या कोई और चीज़। मुझे उसने पूरी तरह से थोड़े ना बताया है। जैसा कि उसने कहा था, 2 बजे मैं उस सड़क पर एक दिशा में देखे जा रहा था। काफ़ी करीब से गाड़ियाँ निकल रही थी। मैं अब इंतज़ार कर रहा था। जैसे ही 2 बजे मैंने दूसरी तरफ मुंह किया था, एक तरफ से हॉर्न की आवाज़ आती गई। मैंने मुंह नहीं घुमाया, तभी मेरी टांगें हवा में और मैं गाड़ी के ऊपर। गाड़ी जैसे इधर उधर हिलती हुई मेरे ऊपर चढ़ने को मेरे करीब आ गई थी, और गाड़ी के बोनट पर ये टक्कर थी बड़ी ज़बरदस्त। लेकिन मैंने वो कांच को पकड़ लिया, मैंने उस गाड़ी को पकड़ लिया और उससे ब्रेक नहीं लग पा रही थी। उसकी गाड़ी की ब्रेक फेल थी। इस तरह से मैंने मर्सिडीज़ की सवारी की। वो कांच के ऊपर उसे पकड़कर आगे मैं घिसट के गिरा था। मेरी टांग में भी थोड़ी सी चोट लगी थी, कपड़े भी मेरे फट गए थे। मैं वहाँ रोए जा रहा था। भले ही वो बताया गया भविष्य सच साबित हो गया था, लेकिन मुझे दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा था। नीले नीले निशान तो पहले से पड़े हुए थे, अब थोड़ी और चोट लग गई थी। वो आदमी काफ़ी अमीर था। उसने मुझसे भी माफ़ी मांगी और बाकी लोग जो वहाँ आसपास थे, जो बच गए थे, उनसे भी माफ़ी मांगी। मैं कह रहा था, अब मैं क्या कहूँ आपको, अब चोट इतनी ज़्यादा लगी है। उसने मेरे सामने 500 रुपये निकाले और कहा, ये काफ़ी होंगे, तुम्हारे कपड़े फट गए, टक्कर ज़्यादा नहीं लगी, देखो गाड़ी धीमी हो चुकी थी। भले ही मैंने तुम्हें उस गाड़ी से उड़ाया, लेकिन स्पीड ज़्यादा नहीं थी। मैं इतने दे सकता हूँ, क्या तुम्हारे लिए सही रहेंगे? कपड़े तुम ले पाओगे? मैं रोने लगा, बहुत ज़्यादा रोता जा रहा था। ये आँखों के आंसू खुशी के थे। पहली बार कमाई की थी, भले ही टक्कर से ही सही। 500 लेकर मैं खुश था और वो गाड़ी लेकर बड़ी तेज़ी से वहाँ से खिसक गया। वहाँ खड़े कुछ लोगों ने माँ बहन की गालियाँ निकाली थी और एक आदमी ने तो मेरे पास आकर चमाट मारने की कोशिश की और कहा, 550 में बिक गया, अगर तू कहता वो 10,000 रुपये भी देकर जाता। मैं घाटा महसूस कर रहा था। उनकी बातें अगर सच थी तो मेरी कमाई तो बहुत कम रह गई। मैं अब थोड़ा मायूस, थोड़ा खुश। 500 रुपये इकट्ठे पहली बार देखे थे। मैं उसे लेकर सीधा घर आ गया था। अब 500 रुपये मैंने अपने पर्स में रखे थे और सोचा था अपने बाल रंगवाऊंगा 2 रंग में, एक केसरी रंग कराऊंगा और नीचे अजीब सा रंग कराऊंगा लाल। उसके बाद वो थैला पहनकर नाचूंगा तो फेमस हो जाऊंगा। वैसे भी एक वीडियो मेरी चली है जिससे लगभग 150 रुपये की कमाई तो पक्का ही होने वाली है। अब 500 रुपये भी पर्स में थे। ये रात का वक्त था। मैं अपने पलंग पर लेटा हुआ तोते की तरफ देखे जा रहा। ये तोते ने, साले ने भविष्य तो बताया है, लेकिन हर बार भविष्य अजीब ही क्यों होता जा रहा है? क्या इसके कारण हो रहा है? कभी मेरे पिता मारते हैं, कभी माँ मारती है, कभी गाड़ी टक्कर मारती है। क्या मेरे भविष्य में बस ऐसी टकराव ही लिखे है? क्या ज़िंदगी अच्छी नहीं लिखी? आज फिर से पूछता हूँ,
और इस बार सही तरीके से पूछूंगा। ये मुझे जानना है, क्या मेरी जिंदगी बस ऐसे ही बीतने वाली है? मैंने तोते को अपने हाथ में रखा और अंधेरा कर दिया। फिर जानना चाहा अपने भविष्य के बारे में। रात को हाथ में उस तोते को लिए मैंने उससे जब सवाल पूछा, कल मेरे साथ क्या होगा? उसने जवाब दिया, कल तुम्हें लाल कपड़े में एक लड़की मिलेगी, लाल रंग की टी शर्ट पहनी होगी और लाल ही पैंट पहनी होगी। पब्लिक गार्डन में उसे जाकर आई लव यू कह देना और वो तुम्हारी कलाई पकड़कर तुम्हारे साथ चलेगी, तुम्हें अपने साथ लेकर जाएगी। बस इतना कहा उसने। मैं उससे पूछता रहा, आगे क्या होगा? कोई बात बनेगी क्या? सच में वो हाँ कर देगी? सच में? उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैं बार बार उसे परेशान करता रहा, कभी उसके नाक में उंगली, कभी पेट में उंगली। भले ही वो तोता प्लास्टिक का था, लेकिन वो जवाब तो देता था ना। 12 बजे उसने कई गालियां निकाली और कहा, मैं नहीं बताऊंगा। मैंने कहा, तुझे बताना तो पड़ेगा। उसने कहा, भूतनी के भाग जा, वरना मैं भी भाग जाऊंगा। मुझे लगा इससे ज़्यादा नुकसान होगा, भविष्य तो जानना है ना। और वैसे भी आज जो इसने बताया है, मेरी ज़िंदगी बदलने वाली है। अगले दिन मैं दोपहर को ही पब्लिक पार्क में पहुंच गया। वहां मैं देखना चाहता था ऐसी लड़की जिसने लाल टी शर्ट पहनी हो और लाल पैंट पहनी हो। ऐसे कपड़े कम ही लड़कियां पहनती हैं। कौन सी लड़की होगी जिसने ऐसे कपड़े पहने होंगे? मैं इंतज़ार करता रहा और एक लड़की मुझे दिखी, लाल टी शर्ट और लाल पैंट में। इधर उधर देखकर लड़कों की तरफ मुस्कुराए जा रही थी। ऐसा लग रहा था बहुत तरसी हुई हो, जैसे उसे बॉयफ्रेंड की तलाश हो। और मुझे लगा उसके सपनों का राजकुमार तो मैं ही हूँ। उसके करीब गया, वो मुझे देखकर मुस्कुराने लगी। उसका चेहरा मुझे भी बहुत खूबसूरत लगा। मैं उसके करीब जाकर अब सीधा बोल पड़ा, आई लव यू। जैसे ही मैंने उसे ये कहा, उसने मुस्कुराते हुए मेरी कलाई पकड़ी और कहा, चलो मेरे साथ। मुझे लगा बात बन गई। पता नहीं मुझे क्या क्या देखने को मिलेगा। प्यार में पहले दिन पता नहीं वो क्या करना चाहती है। कलाई पकड़कर वो मुझे पार्क की एक तरफ ले जा रही थी। वहां झाड़ियां थी और मेरी आंखों में ऐसे ऐसे सपने आ रहे थे। अरे पहला तो दिन है, सही नहीं लगता, यहाँ कोई देख लेगा। वो मुझे उन झाड़ियों की दूसरी तरफ लेकर गई। मैं शर्मा चुका था। चलो जो भी है अब करना तो पड़ेगा। वहां 3 हट्टे कट्टे मुश्तंडे थे जिन्होंने मुझे पकड़ा, पीठ पर मुक्के मारे, मुंह बंद कर दिया। और मुझे लगा ये क्या कर रहे हो भाई, मुझे छोड़ दो। फिर वहां से वो मुझे हवा में उठाकर सामने वाली गाड़ी में ले गए, पुलिस वाली गाड़ी। वहां मेरे जैसे 3 और लड़के थे, वो भी नजरें झुकाए हुए। फिर वहां लपड़ों की बारिश, थप्पड़ों की बारिश, और वहां खड़े करके हमसे उठक बैठक करवाई। वो जो लड़की थी इंस्पेक्टर थी। उसे कंप्लेंट मिली थी कि यहाँ इस गार्डन में बहुत मजनू घूमते हैं जो लड़कियाँ छेड़ते हैं, इसीलिए वो लाल कपड़े पहनकर आई थी ताकि उसे कोई मजनू छेड़े। इन 2 ने भी छेड़ा था और मैं तो तोते के चक्कर में फंस गया। बहुत ज़्यादा उठक बैठक करवाई थी उन्होंने और उसके बाद कहा था, बुलाओ अपने बाप को। मैंने कहा, मेरे पापा आ जाएंगे, तुमसे ज़्यादा मारेंगे, तुम मार लो जितना मारना है। वो मुस्कुराई थी, हंस हंस कर कह रही थी, जब लड़कियां छेड़ते हो तब पिता की याद नहीं आती। बुलाओ अपने बाप को, सभी बुलाओ अपने बाप को, लगाओ फ़ोन। मैंने पापा को फ़ोन लगाया था। पापा गार्डन में आ जाओ, कोई आपसे मिलना चाहता है। पीछे से वो कहे जा रही थी, जल्दी बुलाओ जल्दी बुलाओ। मेरे पापा कहने लगे, कोई लड़की का चक्कर तो नहीं, ये लड़की कौन बोल रही है। उसके बाद वो खुद बोली थी, तेरा बेटा यहाँ लड़कियाँ छेड़ता है, जल्दी से पहुँच जा यहाँ पे। मेरे पिता जब वहाँ पहुँचे उन्हें भी बहुत ज़्यादा सुनना पड़ा। मैंने भी नज़रें झुकाई थी। उसके बाद उन्होंने माफ़ी मांगी और मुझे घर लेकर आए। घर पहुँचने तक वो नज़रें झुकाए हुए थे, जैसे शर्मिंदा हूँ। घर में पहुँचते ही वो शर्मिंदगी कब गुस्से में बदल गई पता नहीं चला। हाथ में लठ लिए वो मेरे मारे जा रहे थे। इससे पहले लठ से कभी नहीं पीटा था। वैसे पीटा तो मुक्कों से भी नहीं था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से जैसे उनका बर्ताव बहुत हिंसक हो रहा था। आज इतना पीटा और कहने लगे, लड़कीबाजी करता है, लड़कीबाजी करता है। मैं पहले से पिटा पिटाया था। वो नीले निशानों पर उन्होंने और भी लाल रंग के निशान बना दिए। मैं रात के वक्त रो रहा था, बहुत ज़्यादा रो रहा था। पिछले कुछ दिनों से हो क्या रहा है,
ऐसा भविष्य मेरा कभी नहीं था, कभी ऐसे दिन निकले ही नहीं। ये क्या हो रहा है? ये भविष्य बता रहा है किसी का। इतना गंदा भविष्य कैसे हो सकता है? क्या कल भी कुछ ऐसा ही होने वाला है? मैंने फिर भी हिम्मत की। उस तोते से कल का भविष्य जानता हूं। अब हर दिन बुरा थोड़े ना निकल सकता है। मैंने अंधेरा किया और उस तोते से पूछा, बता तोते, कल मेरे साथ क्या होगा? तब उस तोते ने कहा, कल साफ साफ बताता हूं, तुम्हें कुत्तों का झुंड मिलेगा और वो सभी कुत्ते तुम्हें काटने के लिए पीछे आएंगे। बहुत सारे कुत्ते काटेंगे भी। मैंने जब ये सुना, मैंने उसको कह दिया, ये क्या, मैं बाहर नहीं निकलूंगा, मैं बाहर नहीं निकलूंगा। ये कैसा भविष्य बताता है? किसका इतना गंदा भविष्य होता है? हर रोज ये सब कौन सह सकता है? मैं तुझे वापस दे के आऊँगा, मैं तुझे वापस देकर आऊँगा। कल देखना, मैं वापस देकर आऊँगा तुझे। मैं रोए जा रहा था, पूरी रात रोया था मैं। अगले दिन मुझे पता है ये जो बोलता है वो भविष्य सच होता है, लेकिन मैं भविष्य बदल दूंगा। मैं घर से बाहर नहीं निकलूंगा। घर के अंदर तो कुत्ते आने वाले नहीं, घर से बाहर मैं निकलूंगा ही नहीं। फिर किसी दिन इस तोते को देकर वापस आऊंगा, कल नहीं निकलूंगा, बच जाऊंगा। उसके बाद मैं सुबह से ही घर के अंदर बैठा था। मेरे पिता ने सुबह सुबह मुझसे कहा, सब्जी मंडी जाकर आओ, कुछ सब्जी लेकर आओ, काम धंधा करो कुछ घर का। मैं अब डर में पड़ गया, क्या करूं? उसके बाद मैंने पिता को कहा, पिताजी मेरी टांगें बहुत दर्द कर रही हैं, नहीं जा सकता पिताजी, नहीं जा सकता। उन्होंने कहा, तो क्या, जाकर आओ। मैं मना करता रहा, बहस हुई। उसके बाद मेरे पिता मान गए और गुस्से में वो सब्जी लेने गए थे। मैं बच गया, कुत्तों से बच गया। मैं डर था मेरे पिता को कुत्तों ने तो नहीं काटा। मेरे पिता सब्जी लेकर वापस आ गए। कुत्तों ने उन्हें नहीं काटा था, लेकिन फिर दहशत मेरे अंदर बढ़ने लगी। जब आपको पता हो भविष्य में क्या होने वाला है तो दहशत रहती ही है। 10 बजे के करीब जब मेरी माँ ने मुझे नाश्ता दिया था, तब मेरे पिता कह रहे थे, ये कैसी चाय बनाई है, इसमें दूध बहुत कम है। मेरी माँ ने कहा, दूध खत्म हो गया था, आज दूध वाला आया ही नहीं, बाजार से दूध लाना होगा। मेरे पिता ने मेरी तरफ देखा, चलो चलो निकलो, जल्दी से दूध लेकर आओ। चाय मैं, तुम्हें पता है ना, ऐसी वाली नहीं पीता, मैं ज़्यादा दूध वाली चाय पीता हूँ। मैंने कहा, पिताजी मैं नहीं जा सकता, समझने की कोशिश कीजिए। मेरे पिता के साथ बहुत बहस हुई, लेकिन अंत में मेरे पिता ने वो बिना दूध वाली ही चाय पी थी। गुस्से में घर से बाहर निकले थे। मेरी माँ भी गुस्से में थी, लेकिन मैं हर चीज़ सह सकता हूँ। बाहर नहीं निकलूंगा, कुत्तों से नहीं कटने वाला मैं। शाम तक माँ घर में अकेली थी, लेकिन माँ ने भी जितने काम कहे मैंने सब मना किए। माँ बाजार गई, माँ छोटे मोटे काम करती रही, मैं बाहर निकला ही नहीं। मैं तो अपने बेडरूम से बाहर आना ही नहीं चाहता था। माँ ने बहुत गुस्सा किया, लेकिन मैंने खुद को शाम तक बचाए रखा। जैसे ही मेरे पिता काम से 7 बजे वापस आए, मेरे पिता कह रहे थे, काम धंधा किया इसने कुछ या नहीं, या आज ऐसे ही निकम्मा बना रहना है, ज़्यादा निकम्मा हो गया है। मेरे पिता अब कुछ लाने के लिए कह रहे थे। घर में आटा खत्म था। मैंने कहा, मैं नहीं लेकर आऊँगा, ये वैसे भी शाम का वक्त है, बाहर कुत्तों के झुंड घूम रहे होंगे। मेरे पिता ने कहा, तुम बाहर निकलोगे नहीं, इतने निकम्मे हो गए हो, इतने निकम्मे हो गए हो। मेरे पिता ने मुझे पीटा था, लेकिन मैं बाहर जाने का नाम नहीं ले रहा था। मेरे पिता ने कहा था, तुम्हें घर से बाहर निकाल दूंगा। मैंने कहा, पिताजी मैं नहीं जा सकता, मेरी बात मानिए, कल सुबह से आप चाहे जो कहना मैं वो काम करूँगा। इसके बाद मेरे पिता वो आटा लेकर आए थे, वो दूर वाली चक्की से खुद कंधे पर उठाकर 10 किलो का आटा घर में लाकर वो थक चुके थे। टांगे भी दर्द कर रही थी, कंधा भी दर्द कर रहा था। उसके बाद वक्त रात के 9 बजे का हो गया था, और जैसे ही हमने डिनर किया, मुझे लगा आज का दिन अच्छा निकल गया। आखिरकार वो तोते तेरी बात झूठी साबित कर दी। तू भविष्य नहीं बताता, तू भविष्य नहीं बताता। उसके बाद अचानक लाइट चली गई। अब लाइट ऐसे गई थी जैसे बड़ा कट लगा हो। मेरे पिता छत पर चढ़कर देखने लगे। पड़ोसियों के लाइट थी, आगे सब लाइट थी, हमारे घर में लाइट नहीं थी। और मेरे पिता नीचे आकर कहने लगे, फ़ोन लगाओ, वो बिजली वालों को फ़ोन लगाओ। फ़ोन लगाया, वो फ़ोन नहीं उठा रहे थे। अब जो बिजली बोर्ड का दफ्तर था वो ज़्यादा दूर नहीं था। मेरे पिता कह रहे थे,
और निकम्मे जाकर कंप्लेंट करके लेके आ किसी को, बिजली ठीक होगी तभी तो सही रहेगा। मैंने कहा पिताजी मैं नहीं जा सकता। और इस बार पिताजी को आ गया गुस्सा। पिताजी को इतना गुस्सा आया, मुक्के बरसाने लगे, पीठ पर हर जगह मुझे पीटा और फिर घसीट कर मुझे घर के दरवाजे के बाहर फेंक दिया, जैसे कोई पागल कुत्ते को फेंका जाता है। वो दरवाज़ा बंद कर चुके थे, मैं घर के बाहर था। पिताजी अंदर ले लीजिए, पिताजी मुझे बाहर मत छोड़िए, मेरे साथ कुछ बुरा होगा। फिर मुझे वो भविष्यवाणी याद आई, कुत्तों के झुंड से मुकाबला। अंदर मेरे पिता कह रहे थे जल्दी से जाकर बिजली बोर्ड में वो कंप्लेंट करके आओ, तब अंदर आने का मौका मिलेगा, वरना पूरी रात बाहर रहना होगा। मैं दरवाज़ा खटखटाता रहा और अंत में लगा जल्दी से बिजली बोर्ड में मैं जाकर आऊँगा और वापस आ जाऊँगा। इस तरह से वो दफ्तर से मैं जल्दी निकलूँगा और काम करवा पाऊँगा, कुत्तों से बच जाऊँगा। मैं भागा उस तरफ, ज़्यादा दूर नहीं था, कोई 500 मीटर दूर होगा वो दफ्तर। वो बिजली बोर्ड के दफ्तर तक पहुंचने में ज़्यादा समय नहीं लगने वाला था, लेकिन रास्ते में कुत्ते 20 थे। वो कुत्ते रंग बिरंगे, 2 जो काले थे वो आगे थे, वो गुर्रा रहे। उनके करीब से गुजरते वक्त मुझे लगा था आज मैं गया। भविष्यवाणी कभी झूठी नहीं होती, लेकिन उन्होंने मुझे निकलने दिया, कुछ नहीं कहा। एक एक करके मैं पूरे झुंड के बीच से निकल गया और मुझे लगा शुक्र है भगवान का आज ये गुस्से में नहीं है। मैं पीछे मुड़ मुड़ कर देखे जा रहा था, लेकिन वो पीछे वाले कुत्ते निकल गए। आगे काले रंग का कुत्ता खड्डे में लेटा हुआ था, नजर ही नहीं आया। मैंने सीधा उसकी पूंछ पर पैर रखा था और वो रोने लगा था। पहले रोया, फिर चीखा, फिर भौंका, फिर काटने को आया। जैसे ही उसकी हिम्मत बढ़ी, सभी कुत्तों के झुंड में हिम्मत बढ़ गई। सभी के सभी काटने के लिए मेरे पीछे थे और मैं भागा जा रहा। अब मुझे पता था बिजली बोर्ड के दफ्तर तक तो नहीं पहुंच पाऊंगा, मैं बस भागकर घर वापस पहुंच जाऊं, कोई ऐसी जगह चढ़ जाऊं जहां मैं बचा रहूं। वो कुत्तों के झुंड ने मुझे एक ऐसी जगह घेरा जहां बचने का कोई रास्ता नहीं था। काटा फिर उन्होंने मुझे। वो कुत्ते ऐसे काट रहे थे जैसे कोई खूनी अपनी शिकार को काटता है चाकू से। वो दांत मार रहे थे। वो इतने कुत्तों की भीड़ थी, मेरे कपड़े फाड़ डाले, दांत गड़ा डाले। तब जाकर वो आवाज़ें सुनकर लोग मेरी मदद के लिए आए। वो डंडे लेकर आए थे, उन्होंने कुत्तों को तो भगा दिया, लेकिन मेरे ज़ख्म काफ़ी ज़्यादा हो चुके थे। फिर एक आदमी मेरे पापा को बुला कर लेकर आया, मुझे अस्पताल ले जाया गया। इंजेक्शन लगे थे मुझे, पेट में इंजेक्शन लगे। उसके बाद वो रात खौफनाक निकली थी, लेकिन मुझे खुशी थी। अगले दिन की भविष्यवाणी नहीं सुनी थी मैंने। वो रात हमने अस्पताल में ही गुजारी थी। मेरे पिता भी रो रहे थे कि मुझे बाहर जाने देना ही नहीं चाहिए था, लेकिन उन्हें क्या पता था मेरा भविष्य क्या है। अगले दिन हम घर पहुंचे थे। जख्म के कई निशान थे, लेकिन मैंने अपने पिता को कहा मुझे बाहर जाने दीजिए, पिताजी मुझे जाने दीजिए, मुझे कहीं खास जगह पर जाना है। मेरे पिता कह रहे थे सब्जी लेने भेजो जाते नहीं हो, काम करने भेजो जाते नहीं हो, अपने काम के लिए टांगे बड़ी चलती हैं, जख्मों की ये टांगे लेकर भी बाहर जाना चाहते हो। ये कहा था मेरे पिता ने, और मैं तोते को पकड़कर बाहर की तरफ भागा। ये साला तोता, ये तोता देकर आऊँगा तब जाकर ज़िंदगी सुधरेगी। ये तोता तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर देगा, मैं इसे ठीक भी नहीं कर पाऊँगा। मैं तोते को लेकर जैसे ही उस जगह पहुँचा था, वहाँ उस पेड़ के पास वो बूढ़ा बैठा हुआ था। वो कांप रहा था ठंड से। उसके बाद मैंने उसको तोता पकड़ाया और कहा अंकल ये वापस ले लो। कैसा तोता दिया है, भविष्य बताने वाला। ऐसा भी कोई भविष्य होता है? कैसा कैसा भविष्य बताता है। कल की रात ऐसी निकली और आज का दिन पता नहीं कैसा गुजरेगा। ले लो इसे वापस, ले लो। वो बूढ़े ने भी मुस्कुराते हुए कहा था अच्छा ये तोता, अच्छा इसके बारे में भूल गया, ये भविष्य बताने वाला तोता है। मैंने ऐसा कब कहा? ये भविष्य बनाने वाला तोता है। जैसा ये चाहता है ये मालिक का भविष्य वैसा बनाता है। तुम्हारा कैसे बनाया? मैंने कहा पिटने वाला। उसने कहा तो ठीक है, तो वापस कर दो, वरना अगर इसे रखे रहोगे रोज रोज पिटते रहोगे, यही हाल होता रहेगा तुम्हारा। ये सुनकर मुझे और ज़्यादा गुस्सा आया और मैंने तोता उस बूढ़े की तरफ फेंका और कहा रखो इसे, वापस रखो। तब उस बूढ़े ने भी कहा अरे वापस पैसे तो लेकर जाओ, रिफंड लेकर जाओ।
एक तो इतनी ज़्यादा अमाउंट दे दी है तुमने मुझे, मुझे डर है कहीं इनकम टैक्स की रेड ना पड़ जाए। ये लो अपने पैसे पकड़ो। मुझे उसने 2 रुपए वापस कर दिए और खुशी थी। 2 रुपए भी अब काफ़ी ज़्यादा लग रहे थे। फिर मैं वहाँ से निकलने वाला था और उस बूढ़े ने पीछे से आवाज़ लगाई थी, चलो ये तोता छोड़ो, दूसरा तोता देता हूँ, मेरे पास कई तोते हैं, कोई ना कोई तोता सट बैठ ही जाएगा। मैंने कहा रहने दो, मुझे ऐसे तोते नहीं चाहिए। मैं वहाँ से भाग कर निकल आया था। अब उस तोते की चंगुल से दूर था मैं। रास्ते में मुझे भगवान की याद आ रही। जब आप मुसीबत से बाहर निकलते हैं, आपको भगवान याद आने ही लगता है। तब आपको लगने लगता है आपने ज़िंदगी में कुछ अच्छा ही नहीं की। आखिरी बार मैं ये अच्छाई करना चाहता था। मैंने वो 2 रुपए किसी और को देने चाहे, शायद किसी के काम ही आ जाए। वहाँ एक भिखारी बैठा था। वो कोई बच्चा नहीं था, उसकी उम्र 40-45 साल होगी और वो वहाँ इस तरह से बैठा था जैसे बहुत ज़्यादा भूखा हो। मुझे लगा 2 रुपए उसके कोई ना कोई काम तो आ ही जाएंगे। उसने कटोरी रखी थी और उसमें मैंने ये 2 रुपए रख दिए। वो मुझे कहने लगा, बस 2 रुपए, इससे मैं क्या करूँगा, इससे तो खाना भी नहीं आएगा। मैंने कहा मेरे पास हैं ही इतने। उसने कहा तो वापस लो। अबे तू तो मुझसे भी ज़्यादा भिखारी है। देख मैं पूरा दिन भीख मांगता हूँ, लेकिन रात को खाना मैं 5 स्टार होटल में ही खाता हूँ। साले जेब में 10,000 रुपये लेके घूमता हूँ। तू मुझसे भी ज़्यादा भिखारी है, भाग जा यहाँ से। उसने मुझे जैसे दुनिया का सच बता दिया था। भिखारी हमसे ज़्यादा अमीर होते हैं, भले ही दिखते ऐसे हैं लेकिन कमाई बहुत ज़्यादा करते हैं। मैं रोने लगा था। मुझे लगा था अब मैं सही तरह से काम करूँगा और एक न एक दिन सफल होकर दिखाऊँगा। मैं काम ढूंढने लगा था, हर कहीं जाने लगा था और इसके बाद मुझे रोशन कीड़ा मिला एक ऐसे ही दुकान के पास। उसने मुझे बताया जो वो किसी को नहीं बताता था। वो जागरण में, वो रात के माता के जागरण में मोर बना करता था और उसने मुझे ऑफ़र किया था, तुम रात को जागरण में बंदर बन सकती हो, बस कॉस्ट्यूम पहननी है, कोई हमें नहीं पहचानेगा, इसमें कमाई बहुत ज़्यादा होती है। मैं भी अब रोशन कीड़ा के साथ जागरण में बंदर बनता हूँ, वो मोर बनता है। इस तरह हमारी कमाई होती है और मैं भी काफ़ी ढेर सारे पैसे जुटा चुका हूँ। अब दिन के वक्त मैं भी टिकटॉक में वीडियो बनाता हूँ, रोशन कीड़ा के साथ कुछ पैसे वहाँ से कमाता हूँ, लोगों को दिखावा करता हूँ महंगी चीज़ों का और रात को जागरण में बंदर बनकर भी पैसे कमाता हूँ। कई बार हमारी ज़िंदगी में रास्ते कुछ ऐसे होते हैं जो किसी ने सोचे नहीं होते। ज़िंदगी ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है कि हम कुछ कर ही नहीं पाते। और आपसे मैं कहूँ, कुछ भी कर लेना, भीख मांग लेना, लेकिन भविष्य बताने वाला तोता घर में मत लेकर आना।